नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो हमारे सेल्फ गवर्नेंस के बारे में है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जिसे हम स्थानीय प्रशासन कहते हैं या स्थानीय सरकार कहते हैं, उसके बारे में है। तो देखते हैं कि हमें किन समस्याओं का सामना अभी तक देखने को मिला हमारे देश में। उसके साथ में एक सिटीजन एज अ आम नागरिक भी हम क्या कर सकते हैं इसे बेहतर बनाने के लिए, इसकी कुछ चर्चा की गई इस आर्टिकल में। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो हमारे हिमालयी श्रृंखलाओं के बारे में है, जैसे कि हमारे देश का गौरव माना जाता है हिमालय। और उसी के साथ आपको पता होगा कि 9 सितंबर के दिन हिमालय दिवस बनाने का अनाउंसमेंट किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो कैसे हिमालय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके साथ में वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उनके क्या और मुद्दे हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है और कैसे हमारे हिमालय को हम सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। उसके साथ में जो तीसरा आर्टिकल है वो श्रीलंका में अभी वहाँ के संविधान को संशोधन करने की बात की गई है, तो उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल जो एक अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट 19 का संशोधन जो हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था श्रीलंका के संविधान में। उसे बदलने की बात की गई है, 20वां संशोधन लाने की बात की गई है वहाँ की सरकार के द्वारा। अंत में न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है, उन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भी लॉ सीखो की ये और कुछ कोर्सेस हैं, इन सारे कोर्सेस की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यह है कि इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों जगहों में से किसको तीसरा ध्रुव माना जाता है धरती का, किसे थर्ड पोल माना जाता है धरती का। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो है अलास्का, जैसे आपको पता होगा अलास्का यूएस जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसका एक महत्वपूर्ण स्टेट है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है वो है साइबेरिया। ऑप्शन सी जो है वो है व्लादिवोस्तोक, या ऑप्शन डी हिंदू कुश। तो आपका जो भी ऑप्शन हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। इसके अलावा जो आज का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है वह यह है कि विभिन्न रचनात्मक सीमाओं के कारण भारत में स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने में अभी भी कई चुनौतियां हैं। इन सारी चुनौतियों की चर्चा करते हुए एक समालोचनात्मक जांच करें या एक आलोचनात्मक चर्चा करें। तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उस, उसके कारण कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होती है लोकल गवर्नेंस को इम्पावर या इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसी बारे में एक आप क्रिटिकली उसको एग्जामाइन करिए, आप एक आलोचनात्मक उसकी एक चर्चा की। इसका उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला आर्टिकल देखते हैं, जो कि है हमारे स्ट्रॉन्ग, हमारी मजबूत लोकल गवर्नमेंट के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में, स्थानीय प्रशासन भी कह सकते हैं हम इसे। तो ये समाचार में क्यों है। तो जैसे अभी जो हमारा इंडिपेंडेंस के इतने साल होने के बावजूद भी जो हमारा हमेशा से एक सपना रहा है कि हमारी स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट हो। फिर आप ये महात्मा गांधी के प्रिंसिपल से भी जान सकते हैं कि उन्होंने भी जितनी एक कैसे हम हमारे गांवों को मजबूत बना सकते हैं, हमारे लोकल लेवल पे हम कैसे उसे इम्पावर कर सकते हैं, उसकी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी डेमोक्रेसी को हमको स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो ये हमारी लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों के पास में डिसीजन पावर जाना, पावर का विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके साथ में अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, तो जैसे आपको याद होगा कि अन्ना हजारे का जो करप्शन के अगेंस्ट, जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक पूरा मूवमेंट चला था, उनका एक पूरा जो आंदोलन चला था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट की उन्होंने एक वकालत करी थी, एक एडवोकेसी करी थी। तो जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था, हमको पता था कि एक जन लोकपाल और लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट्स के लिए था, और जन लोकपाल बिल एक मजबूत जन लोकपाल बिल के लिए था। उसके साथ में उनकी बात सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं थी। उनकी जो बात थी उसमें ये था कि लोगों को पावर दिया जाए, सरकार पे चेक्स एंड बैलेंसेस, एक नियंत्रण हो, जिससे सरकार किसी एक अनियंत्रित एक अनलिमिटेड पावर का सोर्स ना बन जाए।
उसके साथ में उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात करी। उसके साथ में कैसे हम लोगों के हाथ में पावर दे सकते हैं, कैसे हम पावर को और डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं और एक जवाबदेही बना सकते हैं सरकार की लोगों के द्वारा। इन सारे मुद्दों पर भी उन्होंने उस मूवमेंट में बात की थी। तो हम क्या कर सकते हैं हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। तो जो पहला बिंदु चर्चा में चर्चा किया गया है राइटर के द्वारा वो है कि इंक्रीजिंग द रेस टू रेस मोर पॉलिटिकल फंड्स। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए एक पर्टिकुलर फंड अलोकेटेड रहता है, और अगर आपको जनता तक डायरेक्टली पहुंचना है तो कहीं ना कहीं आपका जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज राइटर ने यहाँ पे बताया है कि कम्युनिकेशन विद सिटीजन, जो एक संवाद है नागरिकों के साथ में, वो काफी ज्यादा खर्चीला है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके साथ में अगर हम उतना ही व्यय करते जाए, अगर हमारा जो पॉलिटिकल व्यय है उतना ही हम करते जाए, तो कहीं ना कहीं एक करप्शन, एक सिस्टम में, इस प्रोसेस में करप्शन की बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है, खास तौर पे जब हम राजनीतिक पार्टियां और उनसे जुड़े हुए इलेक्शंस की बात करें तो। जो दूसरा बिंदु है वो है प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अच्छा, तो अभी जैसे यूएस का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि यूएस में अगर हेल्थ रिफॉर्म्स लाने हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क है। जैसे कोविड 19 इतने एक विकसित देश होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हमको यूएस में देखने को मिले। तो इसका एक कारण जो राइटर ने बताया वो यह है कि वहां पे एक फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां पे संघीय, काफी ज्यादा मजबूत संघीय ढांचा है। तो प्रेसिडेंशियल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है। अब अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग पार्टियों की, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा की, जिसके कारण एक ही मत बनाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए ऐसा एक सेंट्रलाइज सिस्टम पूर्ण रूप से वहां पे इम्प्लीमेंट करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। उसके साथ में वही हम भारत का उदाहरण देखें तो भारत के उदाहरण में हम ये जानते हैं कि जैसे कि डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की गई, उसके अलावा और बहुत सारे, एक जीएसटी सिस्टम भी हम लेकर आ पाए जिसमें सारे राज्यों की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो भारत के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं एक सिटीजन्स की कॉन्फिडेंस की भी यहाँ पे बात की गई है कि अगर हम केवल पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बात करें तो वो इतना सिटीजन का कॉन्फिडेंस इंस्पायर, इतना उनको उत्साहित नहीं करता है सरकार के प्रति। पर वही लोकल गवर्नमेंट की अगर पावर दी जाए, लोकल लेवल पे अगर काम होते हैं तो उनसे एक कॉन्फिडेंस बढ़ने का काफी ज्यादा चांसेस है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट डिस्कस किया गया है वो किया गया है कि लोकल इंटरेस्ट वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। राइटर ने यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज बताई है कि रिप्रेजेंटेटिव अगर आपका है, ठीक है, आपका एक संसद है, उसमें 500 से ज्यादा आपके प्रतिनिधित्व है, अगर सभी प्रतिनिधि सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोच ले तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं एक गलत चीज हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप संसद में बैठे हो तो आपकी देश के प्रति भी कुछ जवाबदारी है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की जरूरत है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी का इंटरेस्ट भी देखें, उसके साथ में हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी सफर नहीं हो, और कहीं ऐसा ना हो कि नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमारे स्थानीय लेवल पे जो एक उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो। तो यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। तो जो आपका प्रतिनिधि है वो केवल कॉन्स्टिट्यूंसी का ही इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं देख सकता। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी में ही खुद एक आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र हो और आप कि अगर पॉलिटिकल, आपकी जहाँ राजनीतिक पार्टी जो उन स्थानों पे आके बैठती है, उसकी उम्मीदवार उन स्थानों पे आके बैठते हैं, उन वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस सिस्टम से, पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, अगर वहां पे ही इनर डेमोक्रेसी नहीं है तो आप कैसे वास्तविक रूप में एक लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली, वो है रामभाव सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोरा एंड अदर्स। तो इस केस में पर्टिकुलरली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की गई। सारी राजनीतिक पार्टियों को ये निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आपका
उम्मीदवार संलिप्त है किसी भी आपराधिक गतिविधि में, तो आपको इसका इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे देना और पब्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आप किसी भी उम्मीदवार को अगर चुन रहे हो तो सिर्फ ये एक विनेबिलिटी या विजेता हो जाएगा या इसके फेवर में एक वेव है, केवल इस ही मुद्दे पर किसी इसी चीज को एक मानक मान के आप उनको इलेक्ट नहीं कर सकते। आपको उसके अलावा उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी पिछली पृष्ठभूमि क्या रही है, उसका किस क्षेत्र में कितना अनुभव रहा है, ये सारी चीज भी आपको अपनी वेबसाइट पे साझा करना जरूरी है। तो थोड़ा सा अगर हम एक नंबर्स देखें तो आप देख सकते हैं कि इस फिगर से कि 2004 में केवल 24% ऐसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे, जिनपे आपराधिक क्रिमिनल केसेस थे, लेकिन 2019 तक आते आते ये 43% हो गए। तो धीरे धीरे 2009 में जहाँ पे ये 30% तक बढ़े, 2014 के इलेक्शन के जब रिजल्ट आए तो सांसद हमारे 34% सांसद पे क्रिमिनल केसेस था, और अब ये करीब करीब 50% के पास में पहुंचने वाला है। तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय बताया गया है। उसके साथ में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे लोकल गवर्नेंस को मजबूत बना के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि सिर्फ सरकार को नहीं, यहाँ पे सिटीजन्स को भी मुद्दों पर जो उनकी मुद्दे हैं उन पे उनका खुद ही निष्कर्ष निकालना और उसे खुद ही आपसी सहमति से बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे समझ लीजिए जो दो स्टेट्स है उनकी सीमाएं लगती है, वहां से रिवर जाती है, तो हमको बहुत बार ये देखने को मिलता है कि उस रिवर का कौन कितना पानी, उस नदी का कौन कितना पानी शेयर करेगा, उस पर एक डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एज अ नेशनल इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि जो दूसरे राज्य में ज्यादा पानी मिल रहा है उसके कारण जो हमारी कृषि गतिविधियां है वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, हमारे नेशनल अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ऊपर उठ के सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को या लोकल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर खुद ही नागरिकों को आपस में बैठ के सहमति बनाकर कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकालने की और अपने लोकल अफेयर्स को खुद ही वो अपने लेवल पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नागरिक जागरूक हो जाएंगे तो सरकार की भी जवाबदेही बन जाती है, और सरकार भी खुद देखती है कि अगर नागरिक जागरूक थे तो उन्हें भी काफी जवाबदेही से काम करने की जरूरत है। उसके साथ में अगर हम सिर्फ एक पावरफुल सेंटर की बात करें तो सिर्फ उसी से सारे हमारे जो मुश्किलें है उसका समाधान निकलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत डाइवर्स और बहुत बहुत विविध और बहुत बड़ा देश है। उसके साथ में जैसे कि हम देखें कि अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें कि सीधे हम हर निर्णय के लिए नागरिकों के पास में जाए, तो वो भी काफी ज्यादा कठिन बात है कि इतना सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। जैसे कैलिफोर्निया और यूनाइटेड किंगडम का ब्रेक्सिट का निर्णय ही रेफरेंडम ही देख लीजिए, तो वहां पे कितना खिंचा था, कितनी खींचतान हुई और वो कितने लंबे समय तक चला। तो यहाँ पर नागरिक सेल्फ गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उसमें नागरिकों का कंट्रीब्यूशन भी होना एक महत्वपूर्ण विषय है। उसके अलावा हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं। जैसे सेक्शन 8A है, वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप किसी भी तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस में संलिप्त है और पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो आप उस ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका क्वालिफिकेशन रहेगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये पूरे ही देश के राष्ट्रपति के हाथ में होता है, और ये कितने समय के लिए रहेगा ये भी राष्ट्रपति के हाथ में। वो चाहे तो अपना निर्णय देने के बाद में उन्हें कम भी कर सकता है। उसके बाद में सेक्शन 11A जो है उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन जो एक कन्विक्शंस हुए हैं इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 171 या 171F या 125 या 135 के क्लॉज ए सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए में, या सेक्शन 136। तो ये कुछ प्रोविजन है, अगर आप इनके अंडर कन्विक्टेड हो, आपराधिक पाए आप दोषी पाए गए हो, तो भी एक महत्व तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण ग्राउंड बन जाता है। उसके बाद में सेक्शन 123 में करप्ट प्रैक्टिसेस जो हमने 8A में जिनकी बात करी और 11A में जिनकी बात करी वो डिफाइंड है। तो कहीं ना कहीं आप एक लोकतांत्रिक गतिविधियों को, जैसे हमारी इलेक्शन प्रोसेस है, उसको आप प्रभावित करते हैं या उसमें हस्तक्षेप करते हैं गैर इलेजिटिमेट वे से, गैर
ज़रूरी वे में, तो आप करप्ट प्रैक्टिसेस के दायरे में आ जाएँगे और आपका इन प्रोविजंस के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो चलिए हमारे हिमालयस की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 9 सितंबर को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा गया है, 2014 में ये डिक्लेयर किया गया था कि हम हिमालय दिवस के रूप में इसको बनाए जाएंगे। तो जब भी हम कोई दिवस के रूप में बनाते हैं तो हम उसको उसके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाएंगे और कैसे अभी एक डिग्रेडेशन अगर उनमें एक गिरावट देखने को मिलती है अगर वहाँ की उससे संबंधित कुछ चीजों में, तो उसे कैसे बरकरार रखने के लिए कदम उठाएंगे। इसलिए ही हम कोई दिवस बनाते हैं और उस पे विशेष हमको ध्यान देना है। तो हम उस और ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए, स्पेशल अटेंशन के लिए हम कोई दिवस बना देते हैं। तो हिमालय में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी और वहाँ की अभी वास्तविक स्थिति क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हिमालय का अगर अर्थ समझे हम, तो हिम मतलब स्नो होता है, बर्फ होता है, और आलय जिसे हम कहते हैं कि वो एक निवास स्थान को हम आलय कहते हैं। ये एक संस्कृत शब्द से बना हुआ है। तो अगर दुनिया के इतिहास में देखें तो ये सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा एक पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे बाद में जिसकी उत्पत्ति हुई, दो प्लेट्स जब टकराई उसके बाद में ये माउंटेन्स बने हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में जो एक और महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि यहाँ पर 36 अलग अलग जैव विविधता हॉटस्पॉट में से ये एक है। तो विश्व में 36 डिफरेंट हॉटस्पॉट माने गए हैं बायोडाइवर्सिटी के, तो उन्हीं में से ये एक है। उसके साथ में जो हिंदू कुश हिमालय श्रृंखला है, वो 240 मिलियन पीपल यहाँ पर निवास करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड की ये बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हो जाती है उनकी। इसलिए काफी ज्यादा जरूरत है कि हम सिर्फ क्लाइमेट के हिसाब से नहीं, हम लोगों के हिसाब से भी इसके बारे में देखें। तो आगे देखते हैं कि क्या चुनौतियां, चैलेंजेस फेस करने को पड़ रहा है। तो यहाँ के जो निवासी है उनको कहीं ना कहीं उनके लाइवलीहुड ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। यहाँ की जो मेल है, जो पुरुष युवा है, वो पलायन कर जाते हैं, तो सारी जिम्मेदारियां औरतों पर आ जाती है। इसके कारण एक लाइवलीहुड ऑप्शन हमेशा से यहाँ पे खत्म हो गया है, पलायन की समस्या है। उसके बाद में एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधा ही कम है। उसके साथ में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी एक चीजें हो रही है, इसकी जानकारी वहाँ के लोगों को समय पर नहीं मिल पाती है। उसके साथ में वहाँ पे जो कृषि होती थी एक पारंपरिक पद्धति से, तो उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के जो सिंचाई के जो स्रोत थे उनमें एक कमी आई है। जैसे वहाँ पर जो लोकल रिवर्स है, या वहाँ के जो नाला हो गए, या पे जो सब ट्रिब्यूटरीज हम जिन्हें मानते हैं, या स्प्रिंग या धारा जिन्हें हम कहते हैं, इनसे वहाँ की कृषि होती थी। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के कारण ये सूखते जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की जो एक हमेशा से एक पद्धति चली आती थी कृषि की, वो प्रभावित हो रही है। उसके साथ में जो बायोडाइवर्सिटी, जिसमें मैंने कृषि की बात की, उसमें भी जो हमेशा से एक उनकी पारंपरिक कृषि होती थी, वो अब नहीं होती है। अब वो ट्रेडिशनल खेती नहीं करते, उसकी जगह वो कैश क्रॉप्स करते हैं, जिनके कारण उनका घर चल पाए। तो मैप में देख लेते हैं, तो ये जो आपको ब्लैक बॉर्डर में दिख रहा है, ये पूरा हिमालय श्रृंखला है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये जो रेड डॉट्स है, ये अलग अलग ग्लेशियर्स है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ग्लेशियर्स इस हमारी हिमालय श्रृंखला में मौजूद है। तो अभी राइटर ने बताया कि हम कौन कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसके कारण हम हिमालयों का हमारा संरक्षण कर सकते हैं, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि माउंटेन स्पेसिफिक पॉलिसी बनाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक नीतियाँ बनाएं जो कि हमारे अ, पहाड़ों से, हमारे माउंटेन से, पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े हुए हो। उसके साथ में वहाँ पे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको हमने वापस रिवाइव करने की ज़रूरत है, लोगों को उत्साहित करने की ज़रूरत है। उसके लिए तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। उसके साथ में लोकल जो फूड सिस्टम है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि जैसे जैसे हम मॉडर्न एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक लोकल फूड सिस्टम गायब होते जा रहा है, उसे भी रिवाइव करने की जरूरत है। उसके साथ में वहाँ का मार्केट सिस्टम बनाने की जरूरत है, वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी जरूरत है। उसके साथ में जो हेल्थी लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है उसको भी और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उसके साथ में हिमालयों को बहुत सारी जड़ी बूटियों का एक स्थान माना गया है, तो इस पोटेंशियल को पहचानते हुए हमको इसे भी बढ़ावा देने की जरूरत है। उसके साथ में स्पेसिफिक वाटर सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी के जो हमारे सोर्सेस है उनको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, जहाँ जिससे इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।
उसके बाद में जो अंतिम विषय है वो ये है कि हमको पीपल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, खासतौर पर औरतों का, क्योंकि बहुत सारे पुरुष यहाँ से पलायन कर जाते हैं बड़े-बड़े शहरों में। तो चलिए 20th अमेंडमेंट जो होने वाला है श्रीलंका के संविधान में, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये समाचार में क्यों है, राजपक्षे गवर्नमेंट वहाँ पे है। जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, दोनों एक ही परिवार के हैं, दोनों भाई है और अभी सत्ता उनके पास में आ गई, वहाँ के भी इलेक्शंस के रिजल्ट है। तो 1978 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें चेंजेस लाने की बात की गई है, पूरे संविधान में जो मूल भावना है उसे बदलने की बात की गई है। तो जो 20th अमेंडमेंट आ रहा है, जो 20वां संशोधन लाया जा रहा है, ये इस और एक कदम है कि जो 19वां संशोधन था उसको वो डाइल्यूट करे या उसको वो नलीफाई करे। जैसे हमारे संविधान में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था कि 42nd अमेंडमेंट आया था इंदिरा गांधी जी ने, जिससे संविधान काफी रूप में बदल दिया गया था। उसके बाद में 44th अमेंडमेंट आया जिससे वो सारी चीजें रिस्टोर की गई, वो सारी रूप पे यथास्थिति पे लौटाई गई। लेकिन यहाँ पर हमको श्रीलंका के परिदृश्य में एक दूसरी चीज देखने को मिल रही है कि जहां पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लाए गए थे 19th अमेंडमेंट के द्वारा, उन्हीं संशोधनों को 20वां संशोधन लाके वापस वैलिड या नलिफाई करने की कोशिश की गई है। तो अभी जो वहां पे यूनाइटेड नेशन फ्रंट, जो सिरिसेना जी जब वहां पे राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये 19वां संशोधन लाया गया था। तो अभी देखते हैं कि ये क्यों वहां पे लाया था, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं तमिल माइनॉरिटी को कम पावर मिली हुई है। वहां पे जो सिंहली मेजोरिटी है, जो बहुसंख्यक है, उन्हीं के पास में ज्यादा पावर थी, इसकी हमेशा से चर्चा हुई है। वहां पे गृह युद्ध भी हुए हैं। तो इसी को देखते हुए एक 13 अमेंडमेंट लाया था कि सबको सबका बराबर का एक हक मिले। तो अभी जैसे आपको पता है कि वहां पे गोतबया जो राजपक्षे है, वहाँ के प्रधानमंत्री है, और महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री, और सॉरी मैंने गलत बोला, गोविंद राजपक्षे जो वहाँ के राष्ट्रपति है, और महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री है। महिंद्रा राजपक्षे इससे पहले वहाँ के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो देखते हैं कि 19वां जो संशोधन है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर को कम किया था। एक अनलिमिटेड पावर कह जाती थी कि प्रेसिडेंट के हाथ में थी, तो जो 6 साल का टर्म होता था उसे अब 5 साल का किया गया था 19वें संशोधन के द्वारा। उसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का जो जुरिस्डिक्शन था, उसमें जो सिर्फ प्रेसिडेंट का हक था, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेरेंस की एक बात की गई थी और सुप्रीम कोर्ट को भी एक अधिकार दिया गया था। उसके बाद में अर्जेंट बिल प्रोसीजर, जो बहुत ही यूनिक प्रोसीजर था श्रीलंका के संविधान में, उसमें ऐसा था कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कोई बिल हो, तो बिना संसद में चर्चा करे, बिना वहाँ की पार्लियामेंट की चर्चा करे, वहाँ का कैबिनेट सीधे तौर पे उसको पास कर सकता था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह लेकर कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। तो अर्जेंट बिल का प्रोविजन भी रिपील कर दिया गया था 19वें अमेंडमेंट में। उसके साथ में जो एक वहाँ का कैबिनेट था उसको केवल 30 लोगों तक सीमित करने की बात की गई थी, क्योंकि इससे पहले जब महिंद्रा राजपक्षे जी जब राष्ट्रपति थे, तो उस वक्त देखा गया था कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनका कैबिनेट बहुत ज्यादा बड़ा था और उसमें बहुत ज्यादा नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद जो है वो देखने को मिला था। तो उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए केवल 30 लोग 30 मेंबर्स का कैबिनेट बनाने की बात की गई थी। तो ये सारा था 19वें संशोधन में। अभी उस सारे संशोधन को नलीफाई किए जाने के ऊपर महिंद्रा राजपक्षे गवर्नमेंट कदम उठा रही है। तो ये जो काफी अच्छे बदलाव थे, जो कि सीमित पावर देते थे राष्ट्रपति को, उन्हीं को कम करने की बात की गई है। तो थोड़ा सा श्रीलंका चीन के रिलेशन देख सकते हैं कि कैसे ये भारत को अफेक्ट कर सकते हैं। तो महिंद्रा राजपक्षे के जब शासन था, उस वक्त $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया था चीन की, और उसके द्वारा ही बेल्ट रोड इनिशिएटिव को भी चीन ने फंड करा था। उसके बाद में बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ने के बाद में आखिरकार में हम्बन टोटा जो पोर्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है चीन का, उसको श्रीलंका का उसको चीन को लीज कर दिया गया था। जो कि चीन हर अलग अलग जगह पे वहाँ की पोर्ट हत्या रहा है, बहुत ज्यादा पैराफिन देता है, फिर उस जाल में फंसा के वहाँ की जो पोर्ट है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, उसको वो लीज ले लेता और वहां पे अपनी सेना तैनात कर देता। तो इसी तरह एक हम्बन टोटा जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, वो चीन के पास में चला गया, जो श्रीलंका का हुआ करता था। उसके साथ में चीन का इन्वेस्टमेंट उत्तरी भाग में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे वहाँ की कृषि में रबर
टी और जो नारियल है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी, वहाँ पे भी चीनी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो चीन में फिर वो साउथ का हम्बनटोटा पोर्ट हो या नॉर्थ में वहाँ का एग्रीकल्चर हो, सब दूर ही चीन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमेशा से देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं राजपक्षे गवर्नमेंट की क्लोज अलाय माना जाता है वो चीन को, जो कि भारत के लिए बहुत खराब चीज है। श्रीसेना के जी के टाइम बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे भारत और श्रीलंका के, लेकिन राजपक्षे के रिलेशन भारत से ज्यादा चीन के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे रहे, जो कि भारत के लिए थोड़ा एक चिंता का विषय हो सकता है। उसके साथ में थोड़े से हम आज के महत्वपूर्ण समाचार देख सकते हैं। तो एनएसओ का जो हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट आया, उसमें ये माना गया, उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर्स आए हैं जो कि हमारी वैक्सीनेशन जो टीका होता है उससे संबंधित है। तो जो पहला आंकड़ा है वो है 59.2% जो 59.2% जो बच्चे हैं वो फुली इम्यूनाइज्ड है, उनमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो पूर्ण रूप से है ड्यू टू वैक्सीनेशन, जो कि हमारा टीकाकरण होता है उसके कारण। उसके बाद में 97% ऑफ जो चिल्ड्रन है उनको कम से कम एक वैक्सीन तो एक टीका तो उनको मिला है। तो ये हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक काफी अच्छी उपलब्धि बताता है। उसके बाद में 67% जो बच्चे हैं वो एक खसरा करके एक जो बीमारी होती थी उससे बचे हुए। जैसे हमने बहुत सुना है कि खसरे का टीका लगाया गया है, तो ये बहुत एक डेडली वायरल डिजीज हुआ करता था जिसका वैक्सीन आया, और अभी 67% बच्चों को ये उससे प्रोटेक्टेड है क्योंकि उनको ये टीका मिल चुका है। उसके बाद में अगर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स देखें तो मणिपुर 75% पे है, आंध्र प्रदेश 73% पे, और उसके बाद में मिजोरम 73.4% पे है, जो कि इस इम्यूनाइजेशन में इस रोग बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सबसे ऊपर स्थान पे है। उसके बाद में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसमें भारत एक अग्रणी देश है, उसका फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुआ। इसका जो मूल उद्देश्य था वो मोदी जी ने बताया कि ये रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर पे था, कि सोलर पावर का हम कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। उसके साथ में प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी की भी स्थापना करने की बात की गई है, जिसको कि एक्सिम बैंक जो भारत का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है वो उसे सपोर्ट करेगा। उसके साथ में महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जो भारत में ही है, भारत के गुरुग्राम में है। तो आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।